नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज ईटी, आईबी, पीआईबी और टीएच जैसे प्रकाशनों से कई दिलचस्प लेख और रिपोर्ट्स हैं। आज हम इन पर गहराई से बात करेंगे। तो आज क्या क्या है हमारे पास? हम देखेंगे कि भारत अपने कपड़ा उद्योग को दुनिया में और टक्कर का कैसे बना रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को समझेंगे जो बच्चों की जायदाद से जुड़ा है। बात होगी आर्य समाज के 150 साल पूरे होने की। जी। ईरान के चाबाहर बंदरगाह पर अमेरिका से मिली छूट के क्या मायने हैं? भारत ने बिजली बनाने में कैसे एक बड़ा मुकाम हासिल किया है? और आखिर में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए शुरू किए गए एक नए सम्मान की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा उठाते हैं कपड़ा उद्योग का। सुनने में आ रहा है कि सरकार इसे और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काफी जोर लगा रही है, खासकर जब बांग्लादेश, वियतनाम, चीन जैसे देश कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लागत कम करने पर खास ध्यान है, ऐसा लगता है। हाँ, और ये जरूरी भी है। ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आप देखिए बहुत अहमियत रखता है। जीडीपी में करीब 2.3%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% और कुल एक्सपोर्ट में 12% हिस्सा इसी का है। 12% एक्सपोर्ट्स में बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। पिछले साल ही 2023-24 में करीब $34.4 बिलियन का कपड़ा निर्यात हुआ। और सोचिए, खेती के बाद सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं। 4.5 करोड़? जी, और इनमें बड़ी तादाद महिलाओं और गांव के लोगों की है। और दुनिया में हम 5वें नंबर पर हैं इस मामले में, है ना? 2024 की रैंकिंग के हिसाब से। हाँ, 5वें। घरेलू बाजार भी तो बड़ा है। सुनने में आया है कि 2030 तक ये दुगना हो सकता है। हाँ, उम्मीद है कि $174 बिलियन से बढ़कर $350 बिलियन तक पहुंच जाए। लेकिन ये बात थोड़ी चौंकाती है कि 80% उत्पादन छोटे छोटे कारखानों यानी एमएसएमईज में होता है। बिल्कुल, और यहीं से मुश्किलें भी शुरू होती हैं कई बार। सबसे पहली दिक्कत है कच्चे माल की, खासकर सिंथेटिक धागे की कीमत। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? वो जो आयात शुल्क है ना, उसके चलते हमें महंगा घरेलू पॉलिएस्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीन के मुकाबले कितना महंगा पड़ता होगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि करीब 33 से 36% तक महंगा है। अब ये तो सीधे सीधे लागत बढ़ा देता है। ओह, 33-36%, ये तो बहुत ज्यादा है। और मैंने ये भी सुना है कि हमारे कारीगरों की रफ्तार लेबर प्रोडक्टिविटी वो भी बांग्लादेश या वियतनाम के मुकाबले कम है। ये बात काफी हद तक सही है। आंकड़े बताते हैं कि उनकी श्रम उत्पादकता हमसे 20 से 40% ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि उसी काम के लिए हमें ज्यादा वक्त या ज्यादा लोग लगते हैं, लागत फिर बढ़ी। सही कहा। इसके ऊपर हमारे श्रम कानून थोड़े सख्त माने जाते हैं। और एक और बड़ी बात, यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े बाजारों के साथ हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी FTAs अभी नहीं है। FTAs का क्या फायदा होता है? FTAs से होता यह है कि हमारे सामान पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उन देशों में, वो कम या खत्म हो जाती है, तो हमारा माल सस्ता हो जाता है। अच्छा। बांग्लादेश और वियतनाम को इस मामले में हमसे ज्यादा फायदा है। बांग्लादेश को कम मजदूरी और तरजीही व्यापार शर्तों का लाभ मिलता है, जबकि वियतनाम के पास बेहतर FTAs हैं और लेबर लॉज भी ज्यादा लचीले हैं। और वो जो 80% MSMEs हैं, उनकी तकनीकी हालत कैसी है? क्या वो अभी भी पुरानी मशीनों पर ही ज्यादा काम कर रहे हैं? ज्यादातर यही हाल है। इसे MSME बौनापन या MSME ड्वार्फिज्म भी कहा गया है। मतलब ये छोटी इकाइयां चाहकर भी बड़ी नहीं हो पाती। उनके पास नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इन सब में निवेश करने के लिए पूंजी कम होती है। लोन वगैरह मिलने में भी दिक्कत आती होगी। हाँ, आसानी से कर्ज भी नहीं मिलता। नतीजा, उत्पादकता कम, क्वालिटी में फर्क, और फिर वही कम लागत वाले देशों से पिछड़ने का डर बना रहता है। ये जो तकनीकी पिछड़ेपन की बात हुई, क्या सरकार की PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली, वो इसे ठीक करने में कुछ मदद कर रही है? देखिए, PLI स्कीम का इरादा तो अच्छा है कि बड़े निवेश आएं और उत्पादन बढ़े, लेकिन शायद इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसका फायदा ज्यादातर बड़ी कंपनियों को ही मिल पा रहा है, ऐसा लगता है। MSMEs तक इसका लाभ पूरी तरह पहुंचाने के लिए शायद इसे और सरल बनाने की जरूरत है। साथ ही अब फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भी करना होगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब वो कपड़े जो खास कामों के लिए बनते हैं, जैसे सेफ्टी गियर, मेडिकल यूज के लिए, स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, और सस्टेनेबल तरीकों पर भी जोर देना होगा। कुशल कारीगरों की कमी भी एक मुद्दा है, खासकर इन नई क्षेत्रों में। और पर्यावरण कानूनों का पालन करना भी छोटी यूनिट्स के लिए बोझ बन जाता है कई बार। तो कुल मिलाकर चुनौती तो बड़ी है। कैसे लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े,
MSMEs भी साथ चलें और दुनिया के बाजारों में बिना FTAs के भी टिके रहें। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए सरकार अब एक त्रिस्तरीय रोड मैप बना रही है। शॉर्ट टर्म 2 साल, मीडियम टर्म 5 साल और लॉन्ग टर्म। फोकस है लागत घटाने पर, इनोवेशन यानी नई खोजों को बढ़ावा देने पर, जैसे R&D, स्टार्टअप्स, डिजाइन हाउस और बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करना, भरोसेमंद बिजली सप्लाई, कच्चे माल पर खासकर कॉटन और मैन मेड फाइबर पर इंपोर्ट ड्यूटी को ठीक करना, FTAs को प्राथमिकता देना खासकर EU के साथ, लेबर लॉस को सिंप्लीफाई करना, वो जो 4 लेबर कोड्स हैं, हाँ, PLI प्रक्रियाओं को आसान बनाना और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक स्थिर GST व्यवस्था बनाए रखना, ये सब जरूरी कदम हैं। उत्पादकता और इनोवेशन के लिए क्या वो 20-40% का गैप कैसे भरेगा? उसके लिए स्किल डेवलपमेंट में निवेश करना होगा। टेक्निकल और सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स में R&D को बढ़ावा देना होगा और MSMEs को इंडस्ट्री 4.0 अपग्रेड जैसे ऑटोमेशन, AI के लिए क्रेडिट आसानी से मिले, ये देखना होगा। सस्टेनेबिलिटी की भी बात हुई थी। आजकल दुनिया भर में इस पर बहुत जोर है। हाँ, और इकोनॉमिक सर्वे FY25 में भी कहा गया है कि सस्टेनेबल सोर्सिंग की तरफ जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है, उससे आने वाले सालों में कपड़ा उद्योग की लागत बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए हरित ऊर्जा, पानी का रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, इन सब के जरिए सस्टेनेबल सोर्सिंग को सपोर्ट करना होगा और अपनी ब्रांडिंग भी मजबूत करनी होगी। इंडिया हैंडलूम, इंडिया क्राफ्ट जैसी पहचान बनानी होगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी और तालमेल से 2030 तक $100 बिलियन निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, संभावनाएं तो हैं। अच्छा, अब एक बड़ा ही दिलचस्प कानूनी मामला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आया है, नाबालिगों यानी बच्चों के संपत्ति के अधिकारों से जुड़ा मामला। क्या था ये? जी, मामला ये था कि एक पिता थे जो अपने नाबालिग बेटों के नेचुरल गार्डियन थे। उन्होंने बेटों के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसे बाद में उन्होंने बेच दिया। ठीक है। लेकिन उन्होंने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मंजूरी नहीं ली, जो कि कानूनन जरूरी है। अच्छा, कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है? हाँ, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत। खैर, बाद में जब बेटे बालिग हुए तो उन्होंने वही प्रॉपर्टीज फिर से किसी और को बेच दी। अरे, तो अब झगड़ा हो गया होगा। बिल्कुल, झगड़ा खड़ा हो गया कि असली मालिक कौन, वो जिन्हें पिता ने बिना इजाजत बेचा था या वो जिन्हें बाद में बालिग बेटों ने बेचा। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? आपने एक एक्ट तो बताया, और भी कुछ है? हाँ, देखिए, 3 मुख्य कानून यहाँ लागू होते हैं। पहला तो है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि सिर्फ बालिग और स्वस्थ दिमाग वाले लोग ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाबालिगों द्वारा किए गए अनुबंध शुरू से ही अमान्य होते हैं। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पे हुआ ही नहीं माना जाएगा। जी। दूसरा, जैसा मैंने बताया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, ये कहता है कि नेचुरल गार्डियन को बच्चे के फायदे के लिए काम करना चाहिए और वो कोर्ट की परमिशन के बिना नाबालिग की अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद नहीं बेच सकता। और अगर बेच दे तो ऐसी बिक्री नाबालिग की मर्जी पर रद्द की जा सकती है, वॉइडेबल, जब वो बालिग हो जाए। यानी बच्चा बालिग होने पे कह सकता है कि ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। बिल्कुल। और तीसरा एक्ट है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जो लगभग यही बात कहता है कि गार्डियन कोर्ट की मंजूरी के बिना वार्ड की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। तो ये जो रद्द करवाने की बात है, इसकी कोई समय सीमा भी होती है? कब तक कर सकता है बच्चा? हाँ, होती है। परिसीमन अधिनियम 1963 के तहत बालिग होने के बाद 3 साल का समय मिलता है। इन 3 सालों के अंदर वो गार्डियन द्वारा किए गए ऐसे संपत्ति हस्तांतरण को चुनौती दे सकता है या रद्द करवा सकता है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो हालिया फैसला है वो क्या कहता है इस मामले में? कोर्ट ने इस केस में कहा कि एक व्यक्ति ऐसे रद्द किए जा सकने वाले लेन देन को मतलब वॉइडेबल ट्रांजैक्शन को 2 तरीकों से अस्वीकार कर सकता है। पहला तरीका तो सीधा है, उसे रद्द करने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दे। और दूसरा? कोर्ट ने माना कि इस केस में बेटों का बालिग होने के बाद 3 साल की लिमिटेशन पीरियड के अंदर उसी प्रॉपर्टी को एक नए खरीदार को फिर से बेच देना, ये अपने आप में पिता द्वारा की गई पहली अनधिकृत बिक्री का एक वैध अस्वीकारण है। ये तो दिलचस्प है। मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए बिना भी अपने एक्शन से पुरानी डील को नामंजूर माना जा सकता है। बिल्कुल।
कोर्ट ने कहा कि दोबारा बेचना एक स्पष्ट आचरण है जो दिखाता है कि पुरानी बिक्री नामंजूर है। इससे तो उन लोगों को आसानी होगी जिनकी जमीन बचपन में गलत तरीके से बेच दी गई थी। जी, उन्हें अपना हक वापस पाने के लिए जरूरी नहीं कि वो लंबा केस ही लड़ें। अगर वो समय सीमा के अंदर अपने एक्शन से इसे नामंजूर कर देते हैं। ये फैसला एक तरह से भारतीय संपत्ति कानून के तहत नाबालिगों की सुरक्षा को और मजबूत करता है। ये 1905 के एक पुराने केस अब्दुल रहमान बनाम सुखदयाल सिंह में जो सिद्धांत तय हुआ था उसी की पुष्टि करता है। इसमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली बात क्या थी? हाँ, कोर्ट ने एक और बात साफ की कि अगर केस का मुख्य व्यक्ति यानी वादी खुद गवाही देने से इनकार करता है तो उसका प्रॉक्सी या मुख्तारनामा धारक उन मुख्य बातों पर उसकी पर्सनल गवाही की जगह नहीं ले सकता जो सिर्फ वादी को ही कता हो। समझ गया। तो कुल मिलाकर नाबालिगों के हित में एक अहम फैसला है ये। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा इतिहास और समाज सुधार की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे हुए हैं और इसके संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती भी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। तो ये आर्य समाज आखिर है क्या और क्यों महत्वपूर्ण है? जी, आर्य समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में की थी। इसकी सबसे खास बात है इसका वेदों पर जोर। ये वेदों को ही ज्ञान और सत्य का सर्वोच्च और अंतिम स्रोत मानते हैं। अच्छा, मतलब वैदिक सिद्धांतों पर आधारित। हाँ, इनके दार्शनिक सिद्धांत वैदिक शिक्षाओं पर आधारित है, लेकिन साथ ही ये उस समय की बहुत सी प्रचलित प्रथाओं का खंडन करते हैं, जैसे मूर्ति पूजा, बहुत ज्यादा कर्मकांड, पशु बलि और कई सामाजिक बुराइयां जैसे जाति भेद, छुआछूत, बाल विवाह। इन सब को ये अस्वीकार करते हैं। तो ये किन चीजों पर जोर देते हैं? अग्नि अनुष्ठान जैसे हवन या यज्ञ और संस्कारों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, सामाजिक सुधारों में इनका क्या योगदान रहा? बहुत बड़ा योगदान रहा। आर्य समाज ने महिला शिक्षा की जोरदार वकालत की, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने देश भर में स्कूल खोले, अनाथालय बनवाए, विधवाओं के लिए घर स्थापित किए, अकाल राहत और चिकित्सा सहायता में भी काफी काम किया। और उन्होंने शुद्धि आंदोलन का भी नेतृत्व किया। शुद्धि आंदोलन वो क्या था? उसका उद्देश्य था उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना जिन्होंने किन्हीं कारणों से अन्य धर्म अपना लिए थे। स्वामी दयानंद के अलावा और कौन प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के? कई लोग थे। एक तो स्वामी विरजानंद दंडीशा थे जो दयानंद के गुरु थे और जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की ओर प्रेरित किया। फिर श्री श्रद्धानंद थे जिन्होंने हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित लेखराम भी थे जो वैदिक शिक्षाओं के कट्टर समर्थक थे। लेकिन मैंने सुना है कि आर्य समाज में भी आगे चलकर कुछ मतभेद हुए और विभाजन हुआ। हाँ, 1893 के आसपास दो मुख्य मुद्दों पर विभाजन हुआ। पहला था खानपान को लेकर, शाकाहार बनाम मांसाहार, और दूसरा था शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी आधारित शिक्षा या संस्कृत आधारित पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? तो दो धाराएं बन गईं। एक धारा जिसका नेतृत्व लाला हंसराज जैसे लोगों ने किया, उन्होंने पारंपरिक वैदिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ मिलाने की कोशिश की गुरुकुल प्रणाली के जरिए। जबकि दूसरी धारा जिसमें लाला लाजपत राय जैसे नेता थे, उन्होंने आधुनिक अंग्रेजी आधारित शिक्षा का समर्थन किया। इसी से दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी संस्थानों की शुरुआत हुई। देवी स्कूल तो आज भी बहुत है। जी हाँ, पहला डीएवी स्कूल 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज द्वारा स्थापित किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ और बताइए, उनका जीवन कैसा रहा? उनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत थी। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और लगभग 15 साल एक तपस्वी के रूप में घूमते रहे, ज्ञान की तलाश में। फिर मथुरा में स्वामी विरजानंद के मार्गदर्शन में उन्हें अपनी दिशा मिली और वो हिंदू धर्म में सुधार लाने और उसे उसकी वैदिक जड़ों से जोड़ने के लिए प्रेरित हुए। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण क्या था? मतलब किन चीजों का उन्होंने खास विरोध किया? उन्होंने मूर्ति पूजा का जोरदार विरोध किया। अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, बहुविवाह, बाल विवाह, लैंगिक असमानता, इन सब का विरोध किया। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो,
इसका मतलब था कि धर्म तर्कसंगतता, समानता और न्याय पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, दलित वर्गों के उत्थान, शुद्धि आंदोलन और सती प्रथा व बाल विवाह के उन्मूलन को बहुत बढ़ावा दिया। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध किताब सत्यार्थ प्रकाश में मिलते हैं। शिक्षा और राष्ट्रवाद में भी उनका योगदान माना जाता है। बिल्कुल, उन्होंने गुरुकुलों, कन्या गुरुकुलों और डीएवी संस्थानों की स्थापना को प्रेरित किया। और ये भी कहा जाता है कि 1876 में स्वराज का आवाहन करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। इस शब्द ने बाद में तिलक, लाला लाजपत राय, गांधी जी जैसे नेताओं को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने स्वदेशी का भी समर्थन किया, गौ रक्षा की बात की और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का भी समर्थन किया। वाकई उनकी विरासत आज भी शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना में महसूस की जा सकती है। जी, 150 साल बाद भी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भू रणनीति पर। ईरान का चाबहार बंदरगाह। भारत को इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से 6 महीने की छूट मिली है। ये चाबहार बंदरगाह है कहाँ और भारत के लिए इतना अहम क्यों है? चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हॉर्मूज जलदमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, उसके मुहाने के पास है। इसमें 2 मुख्य पोर्ट हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। भारत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित कर रहा है। इसकी खास बात क्या है? ये ईरान का एकमात्र समुद्री और गहरे पानी का बंदरगाह है, जिससे हिंद महासागर तक सीधी पहुंच मिलती है। और ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 170 किलोमीटर पश्चिम में। ग्वादर को चीन सीपैक के तहत विकसित कर रहा है। तो भारत के लिए इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है ग्वादर के मुकाबले में? भी बड़ा फायदा ये है कि ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, मतलब पाकिस्तान जाए बिना, सीधे अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया के देशों तक पहुंच देता है। अच्छा। यानी व्यापार के लिए एक वैकल्पिक रास्ता। बिल्कुल। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा NSTC का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। NSTC भारत को ईरान, कैस्पियन सागर, रूस और फिर यूरोप से जोड़ने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो चाबहार इस पूरे नेटवर्क के लिए एक अहम नोड है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपेक के जवाब में भी इसे देखा जाता है। ये भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया और विस्तारित पड़ोस नीतियों के लिए धुरी की तरह है। भारत और ईरान के बीच इस पर सहयोग कब से चल रहा है? काफी समय से। भारत ने 2005 में ही बंदरगाह विकसित करने के लिए ईरान के साथ एक समझौता किया था। फिर 2015 में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए एक MOU साइन हुआ और 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ने औपचारिक रूप से इसका संचालन संभाला। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ था, चाबहार के जरिए एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने के लिए। लेकिन फिर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, उसका क्या असर हुआ? हाँ, 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो शुरू में भारत को चाबहार के लिए छूट दी गई थी। अमेरिका ने माना था कि अफगानिस्तान के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन बाद में वो छूट हटा ली गई थी। जी, सितंबर 2025 में वो छूट रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक, यानी 6 महीने के लिए फिर से छूट मिल गई है। तो अब काम फिर से शुरू हो सकेगा बिना दिक्कत के? हाँ, इस छूट से बंदरगाह पर भारतीय संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सकेगा। अभी वहाँ क्या स्थिति है? क्या अफगानिस्तान में तालिबान शासन भी इसे इस्तेमाल करना चाहता है? हाँ, तालिबान शासन ने भी व्यापार के लिए चाबहार का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। चाबहार को INST से और प्रस्तावित चाबहार जाहेदान मशेद रेल लिंक से जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं। कुल मिलाकर भू राजनीतिक बदलावों के बावजूद ये बंदरगाह भारत की पश्चिम की ओर पहुंच के लिए एक रणनीतिक नोड बना हुआ है। ये छूट मिलना वाकई एक अहम डेवलपमेंट है। चलिए अब एक और बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता 500 गीगावाट को पार कर गई है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए। 500 गीगावाट, ये कितना होता है अंदाजन?
ये बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी खबर ये है कि इस कुल क्षमता का 51% से ज्यादा हिस्सा अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रहा है। क्या मतलब? 51% से ज्यादा? कोयले से नहीं? हाँ, कुल स्थापित क्षमता है 500.89 गीगावाट। इसमें से 256.09 गीगावाट यानी लगभग 51% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 127.33 गीगावाट। फिर पवन ऊर्जा यानी विंड पावर है, लगभग 53.12 गीगावाट। जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर करीब 30.29 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर करीब 45.25 गीगावाट। अच्छा, तो फिर जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला वगैरह वो अब 50% से कम रह गया? जी, अब वो लगभग 49% ही रह गया है, 244.80 गीगावाट। ये दिखाता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हमारी क्या रैंकिंग है इस मामले में? हम सोलर पावर कैपेसिटी में तीसरे नंबर पर हैं, विंड पावर में चौथे नंबर पर और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। अरे वाह, ये तो शानदार प्रगति है। बिल्कुल, और इसका एक और बड़ा मतलब है। क्या? भारत ने 2021 में ग्लासगो में हुई COP26 क्लाइमेट समिट में जो पंचामृत लक्ष्य रखे थे, हाँ, वो 5 वादे। उनमें से एक प्रमुख लक्ष्य था कि 2030 तक हम अपनी कुल बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करेंगे। और हमने वो कर लिया? जी हाँ, ये लक्ष्य हमने 5 साल पहले ही 2025 में ही हासिल कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमने अपना क्लाइमेट टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया। जी, ये नवीकरणीय क्षमता विस्तार की तेज रफ्तार को दिखाता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में धीरे धीरे कमी को भी। यह दिखाता है कि भारत ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा की विश्वसनीयता बनाए रखते हुए क्लाइमेट एक्शन में लीडरशिप दिखा रहा है। यह देश की बढ़ती ऊर्जा लचीलापन और स्थिरता का प्रतीक है। वाकई ये गर्व करने वाली उपलब्धि है। और आखिर में एक सम्मान की खबर। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 की घोषणा की है। ये क्या पदक है? जी हाँ, गृह मंत्रालय यानी MHA ने ये घोषणा की है। इस साल विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPFs और केंद्रीय पुलिस संगठनों यानी CPOs के 1466 कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया गया है। 1466 कर्मियों को। ये पदक कब शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? इसे MHA ने फरवरी 2024 में ही स्थापित किया था, मतलब ये अभी नया है। और इसकी घोषणा हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। इसका उद्देश्य है विशेष अभियानों, जांच, खुफिया जानकारी जुटाने और फोरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता का सम्मान करना, साथ ही सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के बीच व्यावसायिकता, उच्च नैतिक मानकों और प्रेरणा को बढ़ावा देना। ये किन लोगों को दिया जाता है? ये देश भर में पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों, इंटेलिजेंस विंग्स, CAPFs जैसे CRPF, BSF, CISF वगैरह, CPOs और फोरेंसिक साइंस संस्थानों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण काम किया हो। तो ये उन लोगों के काम को सराहने का एक तरीका है जो हमारी सुरक्षा के लिए मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। तो आज हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया। कपड़ा उद्योग की वैश्विक दौड़ और उसकी चुनौतियों से लेकर नाबालिगों के संपत्ति अधिकारों की कानूनी सुरक्षा तक। हाँ, फिर आर्य समाज की 150 साल की ऐतिहासिक विरासत और समाज सुधार में उसके योगदान को समझा। चाबहार बंदरगाह का भू रणनीतिक महत्व और उसमें भारत के लिए क्या दांव पर है, ये देखा। और भारत की ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग, 500 GW पार करना और 51% नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करना। और अंत में हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए शुरू किए गए नए सम्मान की बात की। हाँ, और इन सभी स्रोतों से जो एक बात उभर कर आती है वो ये है कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, कानूनी सुधार है, सामाजिक चेतना है, रणनीतिक स्वायत्तता की कोशिश है और सतत विकास पर भी ध्यान है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
जिस तरह पुराने कानूनी ढांचे जैसे नाबालिगों के अधिकारों पर यह फैसला और सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे आर्य समाज ने आधुनिक भारत की नींव रखी, उसी तरह आज के आर्थिक और रणनीतिक निर्णय जैसे कपड़ा नीति में बदलाव की कोशिश, चाबहार पर फोकस या ऊर्जा परिवर्तन की ये राह, ये भविष्य के भारत को कैसे आकार देंगे? क्या हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय मूल्यों के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं? इस पर विचार करते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों और जानकारियों के साथ। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।